हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, मौर्य साम्राज्य का पतन जो है, इसे हमने शास्त्री प्रथम खंड हेतु जो है पिछली कक्षा में प्रारंभ किया था। आज उसे ही हम जारी रखेंगे और उस से संबंधित बातों पे चर्चा करेंगे। बच्चों, मौर्य साम्राज्य के पतन में जो है वो बहुत सारे विद्वान अशोक को काफ़ी हद तक जिम्मेदार मानते हैं और इसका दायित्व वे अशोक पे देते हैं। उनका मानना है कि अशोक ने साम्राज्य विस्तार के स्थान पर शांति, अहिंसा और धर्म विजय की नीति अपना ली थी और इस कारण से जो है सैनिक शक्ति का ह्रास हुआ। साम्राज्य ब्राह्मण प्रतिक्रिया का शिकार हो गया। धर्म प्रचार में लगे रहने के कारण उसका शासन दुर्बल हो गया। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। दानशीलता के कारण जो है वो कोष खाली हो गया। पतन का एक कारण शासन का अत्यधिक केंद्रीकरण भी जो है वो था। धम्म घोष से युद्ध की कला में लोग निपुण नहीं रहे। तो ये सब कारण जो है वो विद्वान जो है वो मानते हैं और इन सब कारणों से मौर्य साम्राज्य का जो है वो पतन हुआ। मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ और इस कारण से बहुत सारे विद्वान जो हैं वो अशोक पे ही मौर्य साम्राज्य के पतन का दायित्व थोपते हैं। हालांकि बच्चों, जब इसके दूसरे पहलू पर हम विचार करें तो हम देखते हैं कि अशोक मात्र एक आदर्शवादी ही शासक ही नहीं था, वरन एक कुशल व्यवहारिक शासक भी वो था। अगर इसके दूसरे पहलू पे हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि अशोक के मन में संभवतः ये बात आ गई थी कि तलवार के बल पर ही बहुत दिनों तक शासन चलाना असंभव है, इसलिए उसने धर्म और प्रेम पर अविलंबित राज्य कायम करने का निश्चय किया हो। ऐसा भी हो सकता है। कलिंग की लड़ाई के बाद जो है यदि उसका साम्राज्य थोड़ा भी घटता तो हम कह सकते थे कि वह असफल शासक था, परंतु हम देखते हैं कि इस युद्ध के बाद भी उसका प्रभाव जो है वो बढ़ता ही गया, घटा नहीं। 13वें शिलालेख और कलिंग शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि वह एक शक्तिशाली सम्राट था जो भारतीय अखंडता को भंग करने वाली शक्तियों को धमकी दे सकता था। प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है उसके अफसर दौरे पर निकलते थे और समस्त राज्य की सूचना उसे देते थे। उसके अभिलेख से कहीं भी यह स्पष्ट नहीं होता कि उसने अपनी सेना विघटित कर दी थी और यदि वह आदर्शवादी हो ही गया था तो उसने कलिंग को जो है क्यों नहीं स्वतंत्र कर दिया। संपूर्ण साम्राज्य पर उसका एक छत्र राज्य था और उसके समय साम्राज्य में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आई थी। ऐसी परिस्थिति में बाद की घटनाओं के लिए हम उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। साम्राज्य के उत्थान और पतन का जो है वो क्रम होता है। बच्चों, ये शाश्वत नियम है कि जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन एक दिन निश्चित होगा ही, चाहे वो थोड़ा जल्दी हो या थोड़ा लेट से हो। उसी के अनुसार मौर्य साम्राज्य का भी जो है वो पतन हुआ। अशोक के शासनकाल में साम्राज्य पतन का कोई ऐसा विशेष कारण दिखाई नहीं देता है। महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री ने अपने एक लेख में अशोक की नीति को ब्राह्मण विरोधी कहा है और इसे ही मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना है। पशु बलि के विरुद्ध अशोक की राजाज्ञा से ब्राह्मण जो है वो बिगड़ उठे थे। अशोक की नीति से भी ब्राह्मण अपने को अपमानित समझ रहे थे और समता, व्यवहार समता और दंड समता संबंधी अशोक की आज्ञा से ये लोग पीड़ित थे। महामहोपाध्याय शास्त्री का कथन है कि अशोक मर गया तब ब्राह्मणों ने इन्हीं कारणों के चलते उसके उत्तराधिकारी का विरोध किया और इसी कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। शिलालेखों से स्पष्ट है कि अशोक ब्राह्मणों का आदर करता था। अशोक के पुत्रों तथा ब्राह्मणों के बीच संघर्ष के कोई प्रमाण जो है वो नहीं मिलते हैं। कल्हण के अनुसार अशोक और ब्राह्मण के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। पुष्यमित्र को सेनापति नियुक्त किया जाना ही एक प्रबल प्रमाण है कि मौर्य ब्राह्मण विरोधी नहीं थे। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार अशोक की शांत प्रियता में कट्टरता नहीं थी, जैसा कि 13वें शिलालेख से स्पष्ट है। दिव्यावदान के आधार पर यह कहा जाता है कि उसकी दानशीलता से अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। प्रोफेसर निहार रंजन राय के अनुसार पुष्यमित्र की राज्य क्रांति जो है मौर्य अत्याचार एवं उनके द्वारा अपनाए गए विदेशी विचारों का अस्वीकरण था। मौर्य कला लोक कला से भिन्न तथा विदेशी कला से प्रभावित थी। उसके अनुसार समाजों का निषेध भी एक कारण था। विद्वानों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की है इसके पतन के संबंध में। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने शास्त्री के इस मत का खंडन किया है। उनका कहना है कि पशु बलि को रोकने से ब्राह्मणों के प्रति शत्रुता का अर्थ नहीं लेना चाहिए। धर्म महामात्रों की नियुक्ति ब्राह्मणों के विशेषाधिकार पर आघात नहीं था, वे ब्राह्मणों का भी ध्यान रखते थे। अशोक अपने साम्राज्य भर में प्रचलित व्यवहार एवं दंड में समता चाहता था। अशोक शूद्र नहीं था, जाति के आधार पर ब्राह्मणों से उसे कोई द्वेष नहीं था। अशोक के अभिलेखों से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता था कि वह ब्राह्मण विरोधी था।
अशोक ने ब्राह्मणों को दान देना उचित बताया, उनके प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित करने का आदेश दिया और धम्म महामात्रों को ब्राह्मणों के सुख के लिए ध्यान रखने का आदेश दिया था। ब्राह्मण विरोधी अशोक की प्रशंसा कलहन नहीं कर सकता था, जैसा कि उसने की है। अशोक के उत्तराधिकारियों और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष का उल्लेख नहीं मिलता है। अशोक के उत्तराधिकारियों का संबंध जो है वो ब्राह्मणों से अच्छा ही था, जिसका प्रमाण यह है कि बृहदर्थ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था। अशोक की मृत्यु के बाद ही मौर्य साम्राज्य छत बिछत होने लगा था। बहुत सारे कारणों के चलते मौर्य साम्राज्य की नींव जो है वो हिल चुकी थी। यातायात के साधनों के अभाव में इतने दिनों तक इतने बड़े साम्राज्य को एक सूत्र में बांध कर रख पाना संभव नहीं था। विदेशी आक्रमण न होते तो मौर्य साम्राज्य का पतन जो है वो अवश्यंभावी था। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार ब्राह्मण प्रतिक्रिया से मौर्य साम्राज्य के पतन का कोई संबंध नहीं। अशोक ने ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई कार्य जो है वो नहीं किया। तब यदि अशोक के उत्तराधिकारियों के समय मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो इसमें अशोक का हम दोष नहीं दे सकते हैं। बच्चों, ये विद्वानों की अपनी अपनी राय है, लेकिन हम जब इसका आकलन करते हैं तो पाएंगे कि चूँकि अशोक ने जो धम्म नीति का पालन किया, उसने युद्ध नीति का त्याग कर दिया, तो ये तो तय है कि जो सैनिक थे वो शांत पड़ गए थे। चूँकि लड़ाई जो है जब होती रहती है तो सैनिक चुस्त दुरुस्त रहते हैं, उनका काम युद्ध करना है, लेकिन युद्ध के बंद हो जाने से उनकी गति निश्चित रूप से धीमी पड़ गई होगी। दूसरी कि कुछ हद तक हो सकता है कि संपूर्ण ब्राह्मण नहीं, लेकिन कुछ हद तक ब्राह्मणों में ये भावना भरी हो कि अशोक जो है, चूँकि उसने बौद्ध धर्म का बहुत अधिक संरक्षण दिया, धर्म की नीति अपनाई, तो लोगों के मन में ये विचार फैली होगी कि यह ब्राह्मण विरोधी हो सकता है या फिर आगे चल करके ब्राह्मणों के लिए खतरा हो सकता है। भले इस ब्राह्मणों के साथ इसका संबंध अच्छा रहा हो, तो कुछ हद तक हम अशोक को भी इस साम्राज्य के पतन का दायित्व दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि अशोक के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए वे योग्य नहीं थे और उनकी योग्यता के अभाव के कारण निश्चित रूप से इस साम्राज्य का पतन हुआ। तो बच्चों, आज हमने मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में जो है पढ़ा। आगे हम और अन्य विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।